नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह न्यूज़ का अड्डा पर आपका स्वागत है। अगर किसी व्यक्ति को मारना हो तो आप क्या करेंगे? मारना इन द सेंस जान से मारना ही नहीं, उसे प्रताड़ित करना हो किसी भी अनदर तरीके से, तो क्या क्या करेंगे? अगर कोई छोटा मोटा व्यक्ति है तो चलिए ठीक है, उसे तो आप ऐसे ही टांग ले जाएंगे और प्रताड़ित कर सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, गिरफ्तार करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर उसका ऑरा, उसका स्टेटस जो है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो, तो मसलन आप सोच समझ के अपने कदम बढ़ाते हैं। सबसे पहली कोशिश ये होती है लोगों की कि उस व्यक्ति विशेष की इमेज, जो सोसाइटल इमेज है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। अगर लोगों में उस व्यक्ति की जो सोसाइटल इमेज है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा तो वो व्यक्ति किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि उससे लोगों का जो समर्थन, जो सपोर्ट है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक तरीके से टूट सा जाएगा। ऐसा ही मामला कुछ अर्णव गोस्वामी के मामले में हो रहा है। जिस तरीके से अभी रिसेंटली एक व्हाट्सएप चैट कथित तौर पर कहा जा रहा है कि अर्णव गोस्वामी और बार के जो पूर्व सीईओ हैं पार्थोदास, उनकी ये चैट है। अब इस चैट में कई सारी चीज़ों का खुलासा हुआ है। दोनों बंदे आपस में बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन होती है। तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, अगर आप उसे अच्छी तरह से जानते रहते हैं, नॉर्मली कैजुअली हर चीज़ों का आदान प्रदान होता रहता है। सेम वैसी ही बातचीत पार्थोदास गुप्ता और अर्णव गोस्वामी के बीच कथित तौर पर जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई है उसमें बताया गया। अब इस व्हाट्सएप चैट को लीक करने वाला कौन है? सबसे पहले इस व्हाट्सएप चैट को शेयर किया प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और आधार मामले में गोपनीयता की बड़ी वकालत कर रहे थे। जब केंद्र सरकार आधार लेके आई थी तो उसमें सबसे पहले उन्होंने ही कहा था कि हम आधार में अपना नाम रजिस्टर नहीं करवाएंगे, इससे हमारी निजता का उल्लंघन हो रहा है, हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। आर्टिकल 19(1)A जो हमें मूल अधिकार प्रदान करता है, संविधान का आर्टिकल 19 जो है अनुच्छेद, तो उसका उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस भी चली इसको लेकर। लेकिन आज जब किसी दूसरे व्यक्ति के चैट्स को रिवील करना हुआ, लीक करना हुआ, तो माफ़ कीजिएगा, लीक करना हुआ, तो सबसे पहले इन्होंने ही कर दी। केस इन पर भी बनता है। आपने किसी दूसरे की प्राइवेसी पे अटैक कैसे किया? मतलब आप एक दूसरे की जासूसी कर रहे हैं। बहरहाल प्रशांत भूषण इस मामले में एक मुहरा मात्र हैं और कुछ नहीं, क्योंकि असली खेल दिल्ली से कहीं दूर महाराष्ट्र में खेला जा रहा है। जो सारा सिनेरियो है उसको देखा जाए तो ये समझ में आता है कि महाराष्ट्र सरकार वनाज अर्णव गोस्वामी का जो ये पंगा चल रहा है, तो इसमें जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई, प्रशांत भूषण का तो कोई रोल ही नहीं था इसमें। तो प्रशांत भूषण आए कहाँ से इसमें? सिंपल सा है, शायद हुआ ये होगा कि महाराष्ट्र सरकार ने एक पॉलिटिकल लीडर दूसरे सेम विचारधारा वाले व्यक्ति से हमेशा जुड़ा होता है, तो प्रशांत भूषण को कहा गया होगा कि भाई तू एक काम कर, इसको लीक कर दो, क्योंकि अगर मुंबई पुलिस इसे लीक करती है तो उस पर बड़े सवाल उठेंगे, केस भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, मसलन बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो प्रशांत भूषण ने उसे लीक किया। उसके बाद अल्ट न्यूज़, फिर तमाम कई सारी न्यूज़ चैनल्स ने ऐसे अपने अपने तरीके से मिर्च मसाला लगाकर चलाया। जो टाइम्स नाउ है, टाइम्स नाउ ने बाकायदा इस पर एक बिग एक्सपोज्ड वगैरह वगैरह करके चलाया। लेकिन जो चैट्स लीक हुई हैं उसे देखा जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो सेलेक्टिव वे में चीज़ें पकड़ी गई हैं कि इसमें ये कहा गया कि जैसे एनवीटी ने छापा, एनवीटी ने ये प्रिंट किया कि अर्णव गोस्वामी जिस वक्त अरुण जेटली की मौत हुई
तो उस वक्त उनकी मौत का जश्न मना रहे थे। जबकि जो चैट्स रिवील हुई हैं उसमें ये बताया गया है कि अर्णव गोस्वामी को ये पहले से पता था कि जो अरुण जेटली जी हैं उनकी हालत खराब है और इसलिए उनका जाना तय माना जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से और भी कई सारी बातें अगर इस चैट का लिया जाए तो इस चैट को अगर एक आधार बनाया जाए तो पार्थोदास और अर्णव गोस्वामी की और भी कई सारी बातें हुई, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक होनी है, ये बात पहले से अर्णव गोस्वामी को पता थी। उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, पुलवामा अटैक के बाद जब इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया तो वो बात भी अर्णव गोस्वामी को पहले से पता थी। उसमें अर्णव गोस्वामी पार्थोदास गुप्ता से ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि समथिंग विल बी बिग, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसके अलावा एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बारे में भी अर्णव गोस्वामी को पता था। अब बात करते हैं अर्णव गोस्वामी पिछले 24 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, ग्राउंड रूट पत्रकारिता कर रहे थे। ऑब्वियसली मैं भी पिछले 5-5.5 साल से पत्रकारिता की फील्ड में हूँ। मेरे अपने सोर्सेज होते हैं, तो हर व्यक्ति के अपने सोर्स होते हैं, किसी को कहीं से पता चलता है, किसी को कहीं से पता है। जब स्पेशली जब आप फील्ड में काम कर रहे होते हैं कभी, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है। तो अर्णव गोस्वामी को भी कहीं ना कहीं से, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, मिनिस्ट्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, या कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अब इसे इस रूप में प्रचारित किया जा रहा है कि हमारे जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, पूर्व वित्त मंत्री थे, अरे गमले में करोड़ों की सब्जियां उगाने वाले चाचा, वो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए कहते हैं कि जब ऐसा हुआ है तो हो सकता है कि पाकिस्तान को भी ये पता रहा हो। बहरहाल जो भी रहा, तो इसके जरिए सब लोग अर्णव गोस्वामी को देशद्रोही और मतलब छद्म राष्ट्रवादी वगैरह वगैरह बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है, वो ये है कि ये सारा दोष महाराष्ट्र सरकार का है। महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी जो है मुंबई पुलिस के साथ मिलकर ये खेल खेल रहे हैं, और उन्होंने ही जानबूझ के एक वेल सेलेक्टेड, अगर कहा जा रहा है कि 2600 पन्नों की, 2000 से अधिक पन्नों की जो व्हाट्सएप चैट्स हैं मुंबई पुलिस के पास है। पार्थोदास गुप्ता और अर्णव गोस्वामी के बीच की जो व्हाट्सएप चैट है वो करीब है 2000 पन्नों की। तो जब इनके पास 2000 पन्नों की, तो लीक आपने सेलेक्टेड पॉइंट्स ही क्यों लीक किए? सब जानते हैं कि मुंबई पुलिस ने ही ये लीक किया है, ताकि चीज़ों को, अर्णव गोस्वामी की छवि को पब्लिक में उनकी जो इमेज है उसको बिगाड़ा जा सके। एक तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से अभी पिछले दिनों अर्णव गोस्वामी को अरेस्ट किया गया, उसके बाद से उनकी जो छवि बनी, एक प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकार के तौर पे बन के वो उभरे और उन्होंने अपना एक ऑरा स्टैंड किया। लोगों का भारी जन समर्थन उन्हें मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो जो जन समर्थन मिला है, उस जन समर्थन को तोड़ने के लिए ये साजिश की गई, इस चैट्स को रिवील किया गया। जबकि कॉमन सी बात है, एक सिंपल सा उदाहरण है। मैं उस वक्त दिल्ली में था जब 370 हटाई जाने वाली थी, उसकी तैयारियां चल रही थी। लेकिन उससे पहले यह था कि कश्मीर में पंचायत इलेक्शन होने हैं, तो निकाय चुनावों के लिए ये हुआ कि सिक्योरिटी पर्सनल भेजे जाने थे। लेकिन जब बैक टू बैक कई सारे 10,000 CRPO के फोर्सेस भेज दी गई, तो मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड थे, मैंने उनसे बोला यार कुछ बड़ा होने वाला है। लग तो नहीं रहा कि निकाय चुनाव या पंचायत इलेक्शंस के लिए इतनी ज़्यादा फोर्स, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो POK लेंगे या तो कश्मीर में कुछ करेंगे बड़ा। उसके बाद CRPF की 40,000 45,000 से अधिक फोर्सेस डिप्लॉय की गई कश्मीर में,
तब मैंने बोल दिया था कि अब ये घर घर में घुसने की तैयारी कर चुके हैं और ये कश्मीर के घर घर में घुसेंगे। और हुआ वही, राज्यसभा में सीधे सीधे अमित शाह आए और ये सारी चीज़ें कर दी। तो ठीक उसी प्रकार से सबका अपना एक प्रिडिक्शंस होता है, सबका अपना एक पूर्वानुमान होता है कि अर्णव गोस्वामी का भी अपना पूर्वानुमान था। उन्होंने बता दिया कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते, जैसे मैंने अपने दोस्त से बात की, तो हो सकता है कि पार्थोदास गुप्ता या पार्थोदास जो बार के पूर्व सीईओ हैं और अर्णव गोस्वामी की दोस्ती रही होगी, दोनों ने आपस में बातचीत की। उसमें कहीं भी ये मामला फर्जी टीआरपी से जुड़ा है, लेकिन उसमें फर्जी टीआरपी का कहीं नाम ही नहीं है। मामला भलते ही चला गया, कहीं और ही चला गया। मामला ये पहुंच गया कि अर्णव गोस्वामी एंटी नेशनल है, अर्णव गोस्वामी छद्म राष्ट्रवादी है, अर्णव गोस्वामी ये है वो है, ऐसा वैसा चल रहा है। जबकि मैंने वो पूरी चैट्स पढ़ी, प्रॉपर स्टडी करने के बाद जो मुझे समझ में आया, एक कॉमन पर्सन एक दूसरे पर्सन से वन पर्सन इज टॉकिंग टू अनदर पर्सन, और जब वो एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान रहे होते हैं तो प्रॉपर लेन देन होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। और वही हुआ उसमें कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। हाँ, एक चीज़ है ऑब्जेक्शनेबल, वो ये जो मुंबई पुलिस ने किया, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में लीक करना, वो भी एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। कहाँ का न्याय है, समझ ही नहीं आ रहा है इनको, ये कर क्या रहे हैं। आज आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो महाराष्ट्र में, सेम प्रैक्टिस विल बी इन अनदर स्टेट, और वो होगी। आपसे महाराष्ट्र सरकार से दूसरे स्टेट्स को ये सीखने को मिल रहा है कि संविधान गया तेल लेने, जो व्यक्ति का मूल अधिकार है, उसका फंडामेंटल राइट्स है, उसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। आपने केवल अपने अहंकार के लिए, उद्धव ठाकरे जी ने अपने अहंकार के लिए, अपने संतुष्टि के लिए ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं। वो इससे नुकसान आज जो चाहे वो कोई कितना भी बड़ा जर्नलिस्ट हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, जो भी शांत हैं, उन सबको ये समझना चाहिए कि आज ये यहाँ हुआ है, कल को आपकी चैट हिस्ट्री डिलीट होगी। आज ही दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका व्हाट्सएप चैट्स को लेकर थी कि अभी जो नई वाली प्राइवेसी लॉन्च की थी व्हाट्सएप ने, हालांकि उसने बैक कर लिया, लेकिन इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। किसी व्यक्ति ने याचिका रिट पिटिशन दायर की थी, और पिटिशनर से दिल्ली हाईकोर्ट ने जब पूछा तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि अगर आपको लगता है कि व्हाट्सएप आपके लिए सेफ नहीं है तो डिलीट कर दो। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा कि हम इस पर एक्शन लेंगे, सिंपल उन्होंने बोला कि अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप डिलीट कर दो, व्हाट्सएप क्यों रख रहे हो। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो महाराष्ट्र सरकार कर रही है ना, तो इनके प्रैक्टिस से दूसरे स्टेट्स को ये सबक मिलेगा, और वो अपने स्टेट्स में अपने विरुद्ध वाली विचारधारा के व्यक्ति को करेंगे। ये किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है कि उद्धव ठाकरे जी मतलब वहाँ पे शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की सरकार है और कोई तीसरा बीजेपी वाला कर रहा है तो उसको साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, आज आप महाविकास आघाड़ी वहाँ पे कर रही है तो कल कहीं और बीजेपी वाले करेंगे, केरल में कम्युनिस्ट वाले करेंगे, तमिलनाडु में कोई और करेगा, पुडुचेरी में कांग्रेस करेगी या कोई और करेगा। ये सबकी बात है। जब अगर इसे नहीं रोका गया तो इस पर कायदे से केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि आप कर क्या, एटलीस्ट सवाल तो पूछना ही चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। ये जो व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री आप लीक कर रहे हो, ये क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आप। और ये सब
केवल और केवल इसलिए महाराष्ट्र सरकार कर रही है क्योंकि उद्धव ठाकरे जी के अहम को चोट पहुंची है। क्योंकि चाहे वो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो, उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान की डेथ हो, इन सब का आपस में एक वेल लिंक्ड है। ये सारी घटनाएं आपस में जुड़ी है। जब से पालघर मामले लिंचिंग के केस को अर्णव गोस्वामी ने जोर शोर से उठाया है, उसमें महाराष्ट्र की शिवसेना मतलब जो उद्धव ठाकरे जी हैं पूरी तरीके से घिरे हैं उसमें। और जब सुशांत राजपूत की डेथ की जांच करते हुए सीबीआई जैसे ही दिशा सालियान वाले मामले में एंटर हुई तो बस वहीं पे पकड़े गए। इनको लगा कि नहीं अब तो बहुत हो जाएगा, तो बोले कि एक काम करते हैं, इसको सीबीआई को यहीं पे रोक देते हैं और इसको बोल देते हैं हमारी इजाज़त के बिना, क्योंकि हर स्टेट को दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत बनी है सीबीआई। तो हर स्टेट को अधिकार है कि वो चाहे तो सीबीआई को अपने राज्य में प्रवेश दे छानबीन करने की, चाहे तो ना दे। तो उन्होंने रोक लगा दी क्योंकि उन्हें लगा कि अरे ये तो दिशा सालियान के मामले की भी जांच करने लगे हैं, क्योंकि जबकि दोनों मामले आपस में जुड़े हुए थे। अब दिशा सालियान की डेथ मामले में आप सब ने देखा होगा कि महाराष्ट्र के ही मंत्री उद्धव ठाकरे के सपूत आदित्य ठाकरे का भी नाम आया था। तमाम कई दिनों तक चुप्पी बनाए रखने के बाद उन्होंने ये बोला था कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन चीज़ें कुछ और कहती हैं। जब आप इस तरीके से हड़बड़ाहट में फैसले लेते हैं तो ऑब्वियसली समझ में आता है कि क्या है, वरना यही चीज़ें तो नौटी चाचा जो हैं आपके राज्यसभा सांसद शिवसेना के मिस्टर नौटी, तो वो भी यही करते हैं। जब ईडी ने उनकी वाइफ के घर पर वाइफ पर छापेमारी की और उसकी जांच करनी चाहिए, तो आपने कुत्ता बिल्ली चूहा पता नहीं क्या क्या बोल दिया ईडी सीबीआई और इन सारी टीमों को। और अब मिस्टर नौटी ये कह रहे हैं कि ये तो कानून का है, राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और एक सबसे अंत में, इससे पहले अपने इसको ख़त्म करूं, तो एक सबसे अहम चीज़ जो इसकी साजिश का खुलासा, जो पर्दाफाश होता है, वो इस बात से सिद्ध होता है कि अर्णव गोस्वामी के जर्नलिस्ट ने, अर्णव गोस्वामी के टीवी चैनल्स ने इस बात का स्टिंग किया था बीते दिनों जब अर्णव गोस्वामी को अरेस्ट नहीं किया गया था। तो नवाब मलिक जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं, उनका जो स्टिंग ऑपरेशन किया था उसमें एक चीज़ निकल के सामने आई थी। वो ये थी कि नवाब मलिक जो हैं उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसी सिचुएशन उत्पन्न कर देंगे, हम ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि अर्णव गोस्वामी या तो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाएगा। यानी कि हम उसको मजबूर कर देंगे, इतना मजबूर करेंगे, इतना प्रताड़ित करेंगे कि वो मजबूरन उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, वो सुशांत सिंह राजपूत की तरह सुसाइड कर लेगा। ये बात अलग है कि ना तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब तक कोई मामला समझ में आया है, सीबीआई में मामला अभी भी चल रहा है लेकिन रोक लगा रखी है। और तो केस इन पर चलना चाहिए, नवाब मलिक पर चलना चाहिए कि आप उकसा रहे हो सुसाइड करने के लिए, आप ये दिखा रहे हो कि आपके हाथ में सत्ता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी उखाड़ सकते हो। संजय राउत जी ने यही लिखा था ना सामना में एक अपने एडिटोरियल में कि यस, जब आपने कंगना का घर गिराया तो आपने ये कहा कि उखाड़ दिया, तो मतलब आप चाहते हैं कि आप उखाड़ सकते हैं। तो वही है, सबसे पहले तो केस आप पे चलना चाहिए। आपने साजिश की कि आपने ये साजिश की कि किस तरीके से अर्णव गोस्वामी को फंसाया जाए, इसीलिए उस अर्णव गोस्वामी की छवि को खराब करने के लिए आपने इसको लॉन्च किया, लीक किया, माफ़ कीजिएगा, लॉन्च नहीं, लीक कर दिया। अगर वो व्हाट्सएप चैट सही है तो आप दोषी हैं, महाराष्ट्र सरकार दोषी है, इसके लिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके ही कहने पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं।
बहरहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।